फ्रेंड्स, मैं हूं सुचित्रा और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और नियम। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड जटिल परिपथों का अध्ययन करते हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सर्किट पुराने बरगद के पेड़ की शाखाओं की तरह एक दूसरे से उलझे रहते हैं। तो आइए किरचॉफ के इन बेसिक नियमों की सहायता से इन उलझी हुई शाखाओं को सुलझाते हैं। किरचॉफ ने दो बेसिक नियम दिए थे। किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे किरचॉफ का धारा नियम केसीएल का नियम भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है किरचॉफ का संधि नियम। तो आइए पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होगा। अब इसे एक बार ढंग से इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि पहले देखते हैं बिंदु और संधि क्या होते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जितनी एक धाराएं आके मिल रही हैं, वहाँ एक गोला बना हुआ है ये वाला, इसे बोलते हैं बिंदु या संधि। संधि होती है जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं आकर मिलती हैं। यहाँ पे देखो, ये I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, I4 आ रहा है, I5 आ रहा है। तो अब ये नियम क्या स्टेटमेंट देता है कि इसमें जितनी भी धाराएं आ रही हैं, I1, I2, I3, I4, I5, इन सब का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। अब इस बीजगणितीय योग का क्या मतलब है वो देखेंगे। यहाँ देखिए, इसमें I1, I2 और I3 धाराएं तो इस संधि की ओर आ रही हैं तथा I5 और I4 क्या कर रही हैं? संधि से दूर जा रही हैं। तो बीजगणितीय योग का मतलब इनके साइन से हैं। तो इनके एक बार साइन नियम को देख लेते हैं कि जितनी भी संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, ये देखिए, ये एक संधि है, यहाँ पर धाराएं आ रही हैं, इन सबको क्या लेंगे? पॉजिटिव। और इस संधि से ये जो धाराएं दूर जा रही हैं, इन्हें क्या लेंगे? नेगेटिव। तो देखिए, I1, I2 और I3, ये तीनों धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, इसलिए इन सबको क्या लिख दिया? पॉजिटिव। I1 + I2 + I3। I4 और I5 क्या कर रही हैं? संधि से दूर जा रही हैं, तो ये कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -I4 - I5। इन सब का बीजगणितीय योग कितना हो गया? इन सब का बीजगणितीय योग हो गया 0। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? I1 + I2 + I3 = I4 + I5। तो I1, I2 और I3 क्या है? ये हैं संधि की ओर आने वाली धाराएं। I4 और I5 क्या है? संधि से दूर जाने वाली धाराएं। तो हम इस नियम को ये स्टेटमेंट दे सकते हैं इस नियम में कि ये नियम कहता है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं संधि से दूर जाने वाली धाराओं की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। एक इसमें जो कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि यह नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब इस नियम को और अधिक समझने के लिए हम इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले आपके सामने प्रॉब्लम है, दिए गए चित्र में आपको I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ धाराएं आ रही हैं नोड बिंदु O पे, और कुछ धाराएं क्या कर रही हैं? बाहर निकल रही हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि जितनी भी धाराएं संधि बिंदु पर आती हैं, उन सब का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं अपने पास कौन कौन सी हैं? 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर। ये किसके इक्वल होंगी? ये जो धाराएं, दो धाराएं जो बाहर की ओर जा रही हैं, 4 एम्पियर और I के इक्वल होंगी। तो हम इन्हें लिख देंगे 4 एम्पियर और I के इक्वल। यहाँ से हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन से I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से आ गया 11A = 4A + I, और I की वैल्यू कितनी आ गई? 7 एम्पियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? C ऑप्शन। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कुछ है कि KCL के अनुसार धाराओं के बीच संबंध बताना है, KCL नियम के अनुसार। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें I1, I2, I3, I4, I5 धाराएं हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस संधि बिंदु से दूर जाने वाली और इसके पास आने वाली धाराओं को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं हैं, ये है I2, I3 और
I4। ये किसके इक्वल होंगे? जाने वाली धाराओं के इक्वल। तो जाने वाली धारा हैं I1 और I5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? I2, I3, I4 इज इक्वल्स टू I1 और I5। ये कौन से ऑप्शन में है? ये हमारा है डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। इस तरह से केसीएल के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से हम किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं के बीच में क्या कर सकते हैं? संबंध ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ के दूसरे नियम को किरचॉफ का वोल्टेज नियम या किरचॉफ का लूप नियम भी कहते हैं। लूप होता है जहाँ पर परिपथ की दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं और एक बंद परिपथ बनाती हैं, तो वो होता है लूप। उसे हम देखेंगे आगे। पहले हम किरचॉफ के दूसरे नियम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम का स्टेटमेंट है बंद परिपथ या लूप में। यहाँ आपको डायग्राम में एक लूप दिखाई दे रहा है, उसमें प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग, मतलब जितने भी प्रतिरोध है यहाँ पे उनके सिरों पर विभवांतर हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू IR से। तो उनका बीजगणितीय योग किसके इक्वल होगा? यहाँ जितने भी सेल हैं उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस नियम का स्टेटमेंट क्या हो गया कि प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग किसके इक्वल हो गया? सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर हो गया। अब इसमें भी कुछ साइन नियम होते हैं कि क्योंकि यहाँ लिखा है बीजगणितीय योग, तो यहाँ कुछ साइन नियम होंगे कि कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब किसी राशि को हमें नेगेटिव लेना है। तो इसके लिए हम पहले चिन्ह नियम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक प्रतिरोध है जिसमें धारा की दिशा ये वाली है, मतलब इधर धारा की दिशा बह रही है और हम जा भी इधर ही रहे हैं। मतलब लूप में हम अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो यहाँ पे उसके प्रतिरोध के सिरों, जहाँ भी प्रतिरोध आएगा उसके प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता क्या ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। ऐसे ही अगर धारा की दिशा ये है और हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या ली जाती है? नेगेटिव। ये तो हुई प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज की बात। अब हम देखते हैं कि सेलों के विद्युत वाहक बल का साइन क्या होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो अगर लूप में चलते हुए हम सेल के नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर जाते हैं तो जो सिरा बाद में आता है, मतलब जैसे हम यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गए तो बाद में क्या है? पॉजिटिव। तो विद्युत वाहक बल को हम क्या लेंगे? उसके साइन को पॉजिटिव लेंगे। ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, मतलब सेल में पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर जा रहे हैं, तो इसमें विद्युत वाहक बल को लिया जाएगा नेगेटिव। यहाँ देख लीजिए इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं और एक क्या है? सेल है। और हम जा रहे हैं इस लूप में, ये डायरेक्शन दिखाई हुई है ये वाली, ऐसे जा रहे हैं। तो इस प्रतिरोध के सिरे पर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो धारा की डायरेक्शन क्या है? यही है। और हम इसी डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो V इसके लिए I1 R1 या IR1 क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। ऐसे ही हम इस R2 के लिए देखें, इस R2 के लिए देखेंगे तो यहाँ भी हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो इसमें भी क्या लेंगे? V इक्वल्स टू IR को पॉजिटिव लेंगे। अगर विपरीत डायरेक्शन में जा रहे होते तो इसको क्या लेते? नेगेटिव लेते। अब हम बात करते हैं इस विद्युत वाहक बल की। तो हम विद्युत वाहक यहाँ देख पा रहे हैं कि हम यहाँ के सिरे से नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर जा रहे हैं। हम जो बीच में ये बना हुआ है ना, ये है हमारे जाने की डायरेक्शन। तो हम क्या जा रहे हैं? हम नेगेटिव सिरे से जा रहे हैं पॉजिटिव सिरे की ओर। तो जो पॉजिटिव सिरे की ओर जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। इसके कुछ न्यूमेरिकल जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। तो अब बात आती है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर है। ये कंपटीशन में मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा नियम किस सिद्धांत पर काम करते हैं, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? आवेश के। और दूसरा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर। अब किरचॉफ के दूसरे नियम को समझने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने ये एक परिपथ बना हुआ है जिसमें दो प्रतिरोध लगे हैं R1 R2 और एक लोड प्रतिरोध
5 ओम का और लगा है। जो R1 और R2 प्रतिरोध है वो किसके प्रतिरोध है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध हैं। और ये जो 5 ओम वाला लगा है ये बाहर से लगा है। तो हमारे पास कितने प्रतिरोध हो गए? 3 प्रतिरोध हैं। और हमारे पास सेल कितने हो गए? 2 सेल हो गए। तो अब हम इसके लिए इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि धारा इस डायरेक्शन में बह रही है। तो हम इसके किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके हम चलेंगे। तो मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इस ए पॉइंट से। तो इसमें हमारा KCL का द्वितीय नियम स्टेटमेंट देता है कि यहाँ पर प्रतिरोध के सिरों पर जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है उसका बीजगणितीय योग किसके इक्वल होगा? सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो चलो हम यहाँ देखते हैं कि प्रतिरोध कौन कौन से हैं। तो अब हम इस पॉइंट से चले तो सबसे पहले कितना प्रतिरोध आता है? 5 ओम। और हम धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए इस पर विभवांतर भी क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ आ गया 5I, विभवांतर उत्पन्न हो गया। फिर इसके बाद चलते चलते जब हम इस 4 वोल्ट के सेल पर पहुँचेंगे तो इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2 कितना? 2 ओम। और यहाँ पर भी हम धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी विभवांतर कितना हो जाएगा? 2 × I। और ऐसे ही इस अगले वाले प्रतिरोध के लिए हो जाएगा 1 × I। और ये किसके इक्वल होगा? इसे देखने के लिए पहले हम विद्युत वाहक बलों की डायरेक्शन देख लेंगे। हम धारा की दिशा में कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ से चलते चलते जब हम यहाँ आते हैं तो हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड से किसकी ओर जा रहे हैं? पॉजिटिव की ओर। तो ये क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो 4 वोल्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। तो 4 तो आ गया पॉजिटिव। अब आगे चलते हुए जब हम 2 वोल्ट पे जाते हैं तो इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से किधर जाते हैं? नेगेटिव की ओर। तो 2 वोल्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। तो इसके बाद इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ गई? 0.25 एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन, द ऑप्शन हमारा हो गया सही। इसे और समझने के लिए हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास आ रही है। दिए गए परिपथ में किरचॉफ के नियम की सहायता से धाराओं के मान ज्ञात करना है। यहाँ पर किरचॉफ के दोनों नियम लगेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉइंट ए पे। पॉइंट ए क्या है? संधि बिंदु है क्योंकि यहाँ पे 3 धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं। धाराएं आ कौन सी रही हैं? I1। और ये I1 आ रही है। एक इधर से धारा कितनी आ रही है? I2 आ रही है। 2 धाराएं आ रही हैं और जाने वाली धारा की क्या है? एक ही है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? I1 + I2 की इक्वल हो गई। तो हमने इसे लिख दिया I1 + I2। अब हमारे पास किरचॉफ का प्रथम नियम तो लग गया है ए पॉइंट पे। अब हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। तो हम यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने के लिए हमारे पास 2 लूप है। हम इसे फर्स्ट लूप मान लेते हैं और इसे सेकंड लूप मान के सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट लूप को, उसके बाद हम किसको करेंगे? सेकंड लूप को। तो फर्स्ट लूप में हमारे लिए क्या होगा कि किरचॉफ का सेकंड रूल हम किस पे लगाएंगे? हम लगाएंगे BADC। BADC कौन सा है? BADC पे लगाएंगे। तो आप स्टार्ट करो। हम स्टार्ट करते हैं बी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए से स्टार्ट कर लो क्योंकि बी और ई के बीच में कोई ना तो प्रतिरोध है ना ही सेल है। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे ADCB। तो ए से जैसे स्टार्ट किया तो हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तो पॉजिटिव हो ही जाएंगे। तो हम इसे लिख देंगे। यहाँ सबसे पहले हमारे पास प्रतिरोध पड़ता है 2 ओम। तो इस 2 ओम में धारा क्या बह रही है? I1 + I2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × I1 + I2 हो जाएगा। और फिर जब आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 3 ओम का एक और प्रतिरोध। वो भी हम धारा की दिशा में ही जा रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा 3 × इसमें धारा क्या बह रही है? I1। तो 3 × I1 किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल होगा ये किसके? जितने भी सेल हैं उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग। इस लूप में एकमात्र सेल आ रहा है 8 वोल्ट। और जब हम इसमें जा रहे हैं BADC लूप में तो हमें किधर जाना पड़ता है? इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। तो 8 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा 8 वोल्ट। तो हम इसे लिख सकते हैं ये। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। I1 और I2 को अलग अलग कर लेंगे तो आ जाएगा 5I1 + 2I2 = 8। यहाँ पे 2 अननोन धाराएं हैं I1 और I2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब नेक्स्ट हम सेकंड लूप के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सेकंड लूप है ये वाला। ठीक है। इस लूप को हम इस
इस लूप को हम सॉल्व करेंगे तो इस लूप में हम मान लो धारा की दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं हम धारा की दिशा में, तो हम चलेंगे एफ ए इस डायरेक्शन में। तो धारा की दिशा में जब भी जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप विभवांतर क्या होता जाएगा, प्रतिरोध के सिरों पर पॉजिटिव होता जाएगा। तो हम एफ से चले तो सबसे पहले प्रतिरोध आया 4 ओम का और इसमें धारा कितनी बह रही है I2, तो ये क्या हो गया 4I2। उसके बाद हम आए इस प्रतिरोध पे, जब इस प्रतिरोध पे आए तो इसमें धारा कितनी आ रही है I1 प्लस I2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू I1 प्लस I2। इसके बाद हम आए 3 ओम पे, तो 3 ओम में कितनी धारा बह रही है I2 जा रही है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप विभवांतर कितना हो जाएगा 3 इंटू I2। ये अब 3 इंटू I2। अब इसको देखते हैं कि इस पे सिरों पे जो सेल है उन पे विद्युत वाहक बल कितना है। तो इस लूप में भी एक ही सेल है हमारे पास 2 वोल्ट का, और हम जा किस डायरेक्शन में रहें, इस डायरेक्शन में जाके ऐसे आएंगे तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव सिरे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल क्या हो गया 2, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हम नेगेटिव से किधर गए हैं पॉजिटिव सिरे की ओर। तो हमारे पास हमें ये मिल जाएगा। इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2I1 प्लस 9I2 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर भी 2 अननोन धारा है I1 और I2, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई और उनमें 2 अननोन राशियाँ हो गई I1 और I2। अब हम इन दोनों इक्वेशन से I1 और I2 सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी I1 और I2 की वैल्यू। इस तरह से किरचॉफ के नियम से हम बहुत सारे जो लूप हैं उनमें धाराएं कितनी जा रही हैं, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, उसमें सेल कितने विद्युत वाहक बल का लगा है, ऐसी वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। और किरचॉफ के नियम की सहायता से ऐसे ही बहुत सारे परिपथों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।